फ्रेंड्स, आज हम ऑसिलेशंस एंड वेव्स का लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं। और लेक्चर नंबर 1 में हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस हैं उनको स्टार्ट कर दिया था और उसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ भी ली हैं अभी तक। ठीक है, तो उसके अंदर हमने एक्सीलरेशंस, वेलोसिटी टर्म्स इनकी देख ली है। उसके बाद जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन वो भी देख ली है। एक बार मैं थोड़ा सा मोशन आपको दिखा देता हूँ फिर से। ठीक है, किस तरह से जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस है जो आपको दिख रहा है कुछ इस तरह से होता है ना। आप इसके अंदर फोर्स की इक्वेशन दे सकते हो। ये लीनियर डिपेंडेंट है एक्स के साथ में। जब एक्स बढ़ेगा जो फोर्स बढ़ेगा ना, तो मैंने ग्राफ भी बनाया था फोर्स और एक्स का। अगर मेरा ये फोर्स है और ये एक्स के साथ है तो इस तरह से लीनियर डिपेंडेंस आ रही थी ना, इस तरह से लीनियर डिपेंडेंस आ रही थी। अच्छा, तो लेकिन इसमें क्या रहता है, जो पोजीशन है आपकी एक्स पोजीशन है जो मीन पोजीशन से, वो अगर आप देखो टाइम के साथ में फंक्शन, टाइम के साथ में जो आपको रिलेशन है वो कौन सी दिखाती है। टाइम के साथ रिलेशन मैंने आपको बताई थी जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन जो एक्स के साथ में थी, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई है ना। फाई यहाँ पे इनिशियल एंगल है। तो यहाँ पे जब हम टाइम के साथ रिलेशन देखते हैं एक्स का, तो वो एक लीनियर रिलेशन नहीं है, वो साइनसोइडल फंक्शन बना रही है। ठीक है, जब उसको साइनसोइडल फंक्शन बना रही है तो एक्स को हम कैलकुलेट करना, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स अगर हम जनरल मेथड से कैलकुलेट करें तो हमारे लिए मुश्किल आएगी। ठीक है, हमें अलग अलग एंगल्स पे देखना पड़ेगा डायरेक्शंस क्या क्या है। तो इसी चीज़ को ईजी करने के लिए, हमारे इस इमोशंस को ईजी करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक रिप्रेजेंटेशन लिया। ठीक है, ताकि हमारी चीज़ें विजुअलाइज हों। विजुअलाइजेशन के लिए हमने क्या किया, फेजर रिप्रेजेंटेशन बनाया। फेजर रिप्रेजेंटेशन किसका, इसी सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अब फेजर रिप्रेजेंटेशन होता क्या है एक्चुअली में, फेजर रिप्रेजेंटेशन हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, उसी का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, इसी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं किसमें, हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, UCM बोल देता हूँ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर सुपर इम्पोज कर देते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, जैसे मैंने ये सर्कल बनाया आपके सामने। ठीक है, तो इस सर्कल के अंदर आपको जो एंगल दिखेगा आपको, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है, मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरी एक्स एक्सिस है जिसके अलोंग मेरे को डिस्प्लेसमेंट देखना है। ये मेरी मीन पोजीशन है जिसमें पॉइंट ओ ले रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी मीन पोजीशन है। अब क्या रहेगा मेरा, मैं एक पॉइंट लेता हूँ इसी सर्कल के ऊपर, जो भी पॉइंट है वो वाई एक्सिस के साथ में जो भी पॉइंट बना रहा होगा, ठीक है, जिसको मैं एंगल थीटा बोल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, थीटा एंगल बोल रहा हूँ। तो वाई एक्सिस के साथ में जो भी थीटा एंगल बना रहा है, अगर मैं उसका सुपर इम्पोजिशन लूँ, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है उस पार्टिकल की पोजीशन को। ठीक है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है। ठीक है, उसकी पोजीशन को शो कर रहा है, जिसे मैं शो भी कर देता हूँ साथ साथ। ठीक है, तो एक्स पोजीशन ये है, इस पर यहाँ पे मीन पोजीशन है। तो पार्टिकल मान लो आपका यहाँ पे है कुछ। ठीक है, ये इसका एम्पलीट्यूड ए है। ठीक है, तो पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये जो डिस्टेंस है एक्स, ठीक है, जिसको मैं x1 बोल देता हूँ, वो क्या होगा, ये पोजीशन है, पोजीशन तो ये पॉइंट शो कर रहा है आपका। ठीक है, इस पोजीशन का एक्सिस के ऊपर क्या सुपर इम्पोजिशन ना, ये वाली जो डिस्टेंस होगी वही होगी x1। और वो x1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से देख सकते हो जो थीटा है, अगर मैं इसका कंपोनेंट लूँ यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जो सर्कल बनाया है उसकी रेडियस क्या होगी, एम्पलीट्यूड है ना। इसकी जो रेडियस है वो एम्पलीट्यूड के इक्वल है, SHM के एम्पलीट्यूड के इक्वल। तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी, a साइन थीटा, यही आएगी। ठीक है, इसका मतलब मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मेरी इक्वेशन को x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से, कि मैं थीटा को अगर ओमेगा टी प्लस फाइव कर दूँ, है ना। तो अगर मैं थीटा को ओमेगा टी प्लस फाइव कर देता हूँ तो मैं मतलब मेरे सिंपल हार्मोनिक मोशन को इस फेजर डायग्राम से शो कर सकता हूँ। और वो क्या होगा, एक्स की पोजीशन क्या होगी, हमेशा ही सुपर इम्पोजिशन होगी उस पार्टिकल के पोजीशन की। ठीक है, देखो जिस तरह से हमने बताया भी था, ए पे मेरा जो रेफरेंस होता है, जब मैं जीरो से ए की तरफ जाता हूँ तो मेरा पाई/2 फेज चेंज होता है ना। तो जीरो पॉइंट ये है जब एंगल आपका जीरो होगा। जब इस पॉइंट पे आ जाओगे तो इसका मतलब आपने एक एम्पलीट्यूड क्रॉस कर लिया, क्योंकि इस पॉइंट का प्रोजेक्शन क्या होगा, ये वाला पॉइंट है ना। मैं फिर से शो कर देता हूँ, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन क्या होगा, ये वाला पॉइंट जो कि ये है। ठीक है, और इस पॉइंट का प्रोजेक्शन क्या होगा, इसी पॉइंट के ऊपर, मतलब ये वाला पॉइंट। तो मतलब जब ये इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, ये एक क्वार्टर, तो मतलब इसने क्या हुआ, अपना इतना पार्ट कवर कर लिया। जब ये वापस आएगा इस डायरेक्शन के अंदर, तो मतलब ये फिर कितना पार्ट कवर करेगा अपना, जब ये वापस आएगा इस पॉइंट पे, तब ये मतलब ये वाला पार्ट सर्कल कवर करेगा, पाई/2 अगेन करेगा। तो अब देखो इस पॉइंट का सुपर इम्पोजिशन देखोगे तो कहाँ आएगा, इसी जीरो पॉइंट पे आएगा। तो देखो इस पॉइंट का सुपर इम्पोजिशन जीरो पॉइंट पे ही आ रहा है। ठीक है, अगेन मैं इस सर्कल को रोटेट करवाऊँगा। ठीक है, अगेन मैं इसको अगर रोटेशन करवाऊँ
तो मतलब मैंने ये वाला पार्ट कवर किया, तो मतलब ये पार्टिकल कहाँ चला गया, नेगेटिव एक्सट्रीम में चला गया। इस पॉइंट का सुपरपोजिशन यही पॉइंट आएगा, मतलब यहाँ पहुँच गया आगे नेगेटिव ए के अंदर, ठीक है। वापस ये इसी पॉइंट पर वापस आया, तो मतलब ये वापस अपनी पोजीशन पर पहुँच गया, एक टाइम पीरियड पूरा कर लिया, मतलब इसने एक रिवोल्यूशन पूरा कर लिया, ठीक है। तो पार्टिकल की पोजीशन कौन शो कर रहा है, जो पार्टिकल की पोजीशन है सर्कल के ऊपर, जिसको हम फेज़र बोल रहे हैं, वही उसका एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन ले लो, ठीक है। जैसे ये पॉइंट है तो इसका एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन ले लो, ये वाला, ठीक है। तो वही होगा उस पार्टिकल का पोजीशन, ठीक है। और पार्टिकल पूरा रिवोल्यूशन कर रहा है, मतलब पार्टिकल ने पूरा टाइम पीरियड अपना कवर कर लिया है, रिवोल्यूशन कर लिया है, और वो पार्टिकल का फेज चेंज 0 हो गया है फिर से, है ना। तो 0 से लेके 360 डिग्री तक, 360 डिग्री अगेन 0 होता है, तो 0 से लेके 360 डिग्री, ये 90 डिग्री है आपका, ये आपका 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और ये 180 डिग्री फिर से है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, तो इसके अंदर मैं फिर से ये फेजर डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन किस तरह से है देखो, ठीक है। ये मेरी एक्स पोजीशन है, और एक्स पोजीशन पे जो एक्सट्रीम है, जो मेरा सर्कल बन रहा है यहाँ पे, वो मेरा एक्सट्रीम पे बन रहा है, मतलब ए रेडियस का सर्कल है, एम्पलीट्यूड रेडियस का। तो मेरा जो भी पोजीशन होगा, ठीक है, जो भी पोजीशन होगा उसका मेरे को क्या करना पड़ेगा, सुपर इम्पोजिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी उसी को बोलेंगे एक्स, ठीक है। और ये वाला रेडियस ए है, और ये एंगल कितना है, ओमेगा टी प्लस फाई, या थीटा बोल दो उसको, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया ओमेगा टी प्लस फाई। अच्छा, हमें पता है कि जो फाई होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट एंगल होता है ना। और ओमेगा टी क्या होता है, वेरिएबल होता है ना, वेरी करता है। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करें फिर, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए काम करते हैं हम, इसी में कर देते हैं उसको रिप्रेजेंट, कि मान लो ये मेरा फेजर है, ठीक है। तो यहाँ से एंगल बनाना है हमें, तो इसको बोल देते हैं कि अगर ये इसका एंगल फाई है और ये इसका ओमेगा टी है, तो फाई तो फिक्स रहेगा और ओमेगा टी वेरी करेगा। मान लो किसी क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि फाई 45 डिग्री है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो पहले 545 बना लो, तो ये 545 हो गया, ठीक है। 45 को पाई बाई 4 लिखते हैं, तो पाई बाई 4 लिखो, ठीक है। तो ये हो गया पाई बाई 4, ठीक है। उसके बाद में मान लो मेरे को रिप्रेजेंट करना है ये इक्वेशन, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, यही करना है, तो पाई बाई 4 बना लिया। उसके बाद में ये अब इसके लिए रेफरेंस पॉइंट होगा, क्योंकि फेज़ का मतलब यही होता है इनिशियल फेज जहाँ से हम स्टार्ट किए, और ये जो डिस्टेंस बाकी कवर किया करेगा ये क्या करेगा, ओमेगा टी। तो ये वाला जो भी पॉइंट है, जो फेजर है, उसका एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा प्रोजेक्शन, तो कितना होगा ये एंगल, टोटल एंगल ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 है ना। तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा इनिशियल फेज 0 हो, ठीक है, मतलब इनिशियली वो मीन पोजीशन से स्टार्ट किया, तो हमारा फेजर रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो हमारा फेजर रिप्रेजेंटेशन होगा कुछ इस तरह से, कि हमारा होगा ए साइन ओमेगा टी ओनली, 5 है यहाँ पे ना, तो मतलब यही मेरा फेजर रिप्रेजेंटेशन है, ये ओमेगा टी है, ठीक है। वो वेरी होता रहेगा, 5 है यहाँ पे, ठीक है। बस इसी से तो प्रोजेक्शन कितना होगा, ये वाला ए साइन ओमेगा टी, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यही है फेजर रिप्रेजेंटेशन। और तो यहाँ से हमें फ़ायदा क्या होगा रिप्रेजेंटेशन का, कि इसके अंदर अगर मान लो हमें टाइम निकालना पड़े, है ना, इसमें हमें टाइम निकालना पड़ता है प्रॉब्लम्स में, काफ़ी उन्हें एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन का टाइम पीरियड निकालना पड़ता है, तो वो निकालने में थोड़ा मुश्किल होगा, हम नॉर्मल तरीके से जाएँ, ठीक है। तो फेजर रिप्रेजेंटेशन ईजी क्यों होगा, वहाँ हमें विजुअलाइजेशन आ जाएगी, क्योंकि अगर हमें ये साइड पता होगी तो हम एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये साइड पता होगी, ये हमें पता ही है, तो ये एंगल निकल जाएगा, ये एंगल निकल गया तो 90 में से माइनस करें तो ये एंगल आ जाएगा, ये एंगल आ गया तो अपने डायरेक्ट बता सकते हैं, क्योंकि इस फेजर ने जितना कवर किया डिस्टेंस उसको हम थीटा बोलते हैं, जो ये डिस्टेंस है उसको थीटा बोल देते हैं। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई है ना, अगर 5 है तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी है ना। तो ये थीटा हमें पता लग जाएगा, है ना। तो थीटा पता लग गया तो हम थीटा को किसके इक्वल करेंगे, ओमेगा टी प्लस फाई के या ओमेगा टी के इक्वल कर देंगे, ठीक है, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, है ना। तो ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन टी, और टी स्मॉल टी है ही जो इतना टाइम टेकन लिया इसने, ठीक है। और ये थीटा, जब थीटा बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा, है ना। तो ये चीज़ कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो क्वेश्चन में टाइम पीरियड मान लो गिवन हो और थीटा हमें पता लग जाएगा विजुअलाइजेशन से, तो हम टाइम निकाल सकते हैं कोई दो टाइम पीरियड के पीछे। जैसे मान लो मेरे को इस इवेंट और इस इवेंट के बीच में टाइम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि इसी प्रॉब्लम में देखो कि मेरे को किसी 2 पॉइंट्स के बीच में टाइम निकालना है,
ठीक है। जैसे कि मेरे को इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में टाइम निकालना है, तो रियल चीज़ में विजुअलाइज़ करेंगे तो कैसे आएगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में टाइम। तो रियल में अगर विजुअलाइज़ करें तो ये क्या है, ये पार्टिकल पहले तो अपनी 0 से ए पोजीशन कवर कर चुका है एग्जैक्टली, फिर उसके बाद में थोड़ा सा पोजीशन और कवर किया नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर, है ना। तो मतलब 0 से ए कवर कर चुका है, फिर ये वापस आया घूम के, ठीक है। मतलब पॉइंट यहाँ पे है कुछ, ठीक है। अच्छा, यहाँ से लेके अब ये पार्टिकल अपनी ये वाली वापस मेन पोजीशन पे आएगा, ये मेन पोजीशन वापस आई, फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर चला गया। तो मतलब ये पार्टिकल का जो टाइम पीरियड निकालना है हमें, ठीक है, वो हमें ये निकालना है जब ये इतना पार्टिकल मूव किया। मतलब ये यहाँ से लेके मीन पे आया, मीन से वापस चला गया, तब ये गया दोबारा, ये एक्सट्रीम पे नहीं पहुँचा, उससे पहले ही, मतलब एक्सट्रीम मान लो ये है तो उससे पहले का ये हमें टाइम पीरियड निकालना है। मतलब हम T1 निकाल लें और T2 निकाल लें, T2 माइनस T1 निकाल लें, ऐसा कर सकते हैं। या फिर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे कि इसका फेज़र पता लग गया, इसका फेज़र पता लग गया, ठीक है। इसके बाद में अगर ये हमें पता लग गया, ठीक है, तो हमें, क्योंकि क्वेश्चन में x गिवन होगा, तो x गिवन होगा मान लो ये, और इसका x1 ये है, x2 गिवन है, तो x1 x2 और इसका एम्पलीट्यूड हमें पता ही होता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये थीटा निकाल सकते हैं, ये थीटा निकाल सकते हैं ना। तो ये थीटा निकालने से फ़ायदा क्या होगा हमारा, अगर हमारा ये थीटा निकल जाए तो हम ज्योमेट्री से ये थीटा निकाल देंगे, है ना। जिसको 5 बोल दो, मान लो 5x बोल दो, और इसको 5y बोल दो, तो 5x प्लस 5y जो होगा हमारा, है ना, वही तो क्या होगा, टोटल ओमेगा टी, है ना। क्योंकि पार्टिकल ने यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल किया, उसको ओमेगा टी के इक्वल करा दो, और वहाँ से हम निकाल सकते हैं टाइम, या इसको बोल सकते हो ओमेगा T2 माइनस T1, है ना। ओमेगा टी का मतलब टाइम टेकन है टोटल, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 5x प्लस 5y। वहाँ से हम आराम से टाइम निकाल सकते हैं दो इवेंट्स के बीच में मूव करने का, ठीक है। एक दो चीज़ें और समझने की कोशिश करो यहाँ से फेजर डायग्राम से, जो फेजर डायग्राम हमें रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है हमें फेजर डायग्राम से, और वहाँ देखते हुए बता सकते हो आप। जैसे फेजर डायग्राम में जैसे आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आप जो हमारा पार्टिकल है x इज इक्वल टू a/2 पे है, मान लो x इज इक्वल टू a/2 पे पार्टिकल है हमारा एक एट टाइम t पे, ठीक है, एट टाइम t पे ऐसा है। तो ये 0 है, ये a है, तो a/2 यहाँ आएगा, तो पार्टिकल यहाँ पे है मेरा, ठीक है। यहाँ पे मतलब पार्टिकल मेरा इस पोजीशन के ऊपर है, तो उसका प्रोजेक्शन a/2 पे है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल को ज़रूरी नहीं है यहाँ ही हो, पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है। पार्टिकल की दो पोजीशन हो सकती है ना, 1 और 2, तो पार्टिकल की दो पोजीशन हो सकती है कि पार्टिकल हो सकता है कि उसको अगर मैं रियल एग्जांपल लूँ, रियल के अंदर एग्जांपल लूँ, ठीक है, तो मतलब ये अगर इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो मतलब पार्टिकल पहले तो या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, मतलब या इस डायरेक्शन में जा रहा हो या इस डायरेक्शन में जा रहा हो, क्योंकि वो पार्टिकल है वो इस तरह से मोशन कर रहा है ना, ठीक है। तो हो सकता है वो इस पोजीशन के ऊपर x इज इक्वल टू a/2 के ऊपर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो या वापस मूव कर रहा हो, मतलब वो या तो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा हो या मीन की तरफ जा रहा हो। तो यहाँ पे यही चीज़ है ना, अगर क्योंकि पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ लेंगे तो डायरेक्शन ये है, और इसका प्रोजेक्शन इधर लेंगे तो इसकी डायरेक्शन ये है। तो एक ही x की वैल्यू पर हमारी दो पोजिशन आ सकती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ी सी। तो इसलिए क्वेश्चन में गिवन होगा कि पार्टिकल एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है या पार्टिकल मीन की तरफ जा रहा है। ये तो ये मीन की तरफ जा रहा है तो ये होगा, और एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो ये होगा, ठीक है। मीन की तरफ जा रहा है तो ये होगा, एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो ये होगा, है ना। और सिमिलरली हमें क्या हो सकता, मीन और एक्सट्रीम बोल सकता है, या बोल सकता है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन में ये जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में ये जा रहा है। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही केस होगा, एक एक्स के लिए, एक नेगेटिव एक्स के लिए हमारी दो वैल्यू होगी, या तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा या इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा ना, ऐसे ही मूव कर रहा है ना पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज, जो फेजर में हम दिखा रहे हैं, सॉरी क्लॉकवाइज, फेजर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा रहे हैं, क्योंकि जब इस डायरेक्शन का अगर हम प्रोजेक्शन लेंगे तभी तो ये आएगा, है ना, इस डायरेक्शन का प्रोजेक्शन लेंगे तो ये आएगा, है ना। तो यही चीज़ है, थोड़ा ध्यान रखना। तो इसी पे हम थोड़ा सा क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन के लिए एक आपको क्या नाम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है, ठीक है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। तो मान लो कि आपको अगर क्वेश्चन में इस तरह से गिवन है, उससे पहले क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी चीज़ कि ये आप देखो, ये आप जो वीडियो देख रहे हो, ठीक है, इसके अंदर आपको जो ये एनिमेशन दिख रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि जो आपका पार्टिकल है राइट हैंड साइड में, है ना,
राइट हैंड साइड में जो पार्टिकल है और लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है और उसी का जो प्रोजेक्शन लिया है आपका, उसी के अंदर जो प्रोजेक्शन लिया है, फिर से दिखा दूँ मैं आपको। जैसे एक कोई इंस्टेंट पे जैसे पार्टिकल यहाँ पहुँचा, जैसे ये पार्टिकल ये पहुँचेगा, तो इसी का प्रोजेक्शन देखो यहाँ पहुँचेगा, एक ही टाइम पे पहुँचेंगे दोनों ये पार्टिकल। जैसे अगर पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो इसी का प्रोजेक्शन ये यहाँ पे पहुँचा। इन्होंने इसको वाई एक्सिस में दिखा दिया, हमने इसको एक्स एक्सिस में दिखा दिया, बात एक ही है। इन्होंने मेजरमेंट फिर एक्स से लिया, हमने वाई से लिया, बात एक ही है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन कैसे भी कर दो, तो हमने एक्स से इजी, क्योंकि हमने इन्होंने इक्वेशन वाई की फॉर्म में लिखी है ना। इन्होंने लिखा है कि वाई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस, जो भी है हमने एक्स की फॉर्म में लिखी है, तो बस वही फ़र्क है। बाकी प्रोजेक्शन सेम है। देखो इस जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं इन पे पार्टिकल्स एक ही टाइम पहुंच रहे हैं। आप चाहे विजुअलाइज भी कर सकते हो, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे एक ही टाइम में पहुंचेंगे और इस पॉइंट और इस पॉइंट पे एक ही टाइम में पहुंचेंगे। ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और ये आपका एसएचएम है। एसएचएम को आप इस तरह से आपने कब क्यों होता है इस साइनसॉइडली वेरिएशन, सो हमें पता है एसएचएम का वाई इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या एक्स यहाँ पे वाई इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बोल दिया। हमारे केस में हमने जो लिया है वो एक्स इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिया है। एम्पलीट्यूड ए भी है इसके साथ में, ये एम्पलीट्यूड है प्लस ए माइनस ए, ठीक है। तो ये विजुअलाइजेशन है इसका थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा देख लेना। इसके बाद में जो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी देखो थोड़ा सा, ठीक है। इसमें भी आप देख रहे हो कि जो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँच रहा है या मीन पोजीशन पे पहुँच रहा है, तो किस तरह से हमारा जो फेस स्पेस है वेलोसिटी पोजीशंस का, उसका जो है, ठीक है। ये यहाँ पे वेलोसिटी और पोजीशन का फेस स्पेस है हमारे पास में, ठीक है, न कि हमारा फेजर है, ठीक है। चलो इसके बाद में हम एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम में हमारा कुछ इस तरह से गिवन है कि आपका जो पार्टिकल है, ठीक है, वो इनिशियली एट x इज इक्वल टू माइनस ए बाई टू पे है, और ए यहाँ पे क्या है, एस एच एम का एम्पलीट्यूड ए है, ठीक है। अच्छा, तो इनिशियल पोजीशन दे दी आपको, इनिशियल दे दिया, और सेकंड इसमें इन्फॉर्मेशन है कि x जो पार्टिकल है पॉजिटिव x में मूव कर रहा है, ठीक है, x पॉजिटिव में मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो हमें इक्वेशन ऑफ एस एच एम निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ एस एच एम निकालनी है तो मतलब हमें हर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ एस एच एम से ना। तो सिंपल ही है ये चीज़, कैसे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम फेज़र बनाएंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस ए बाई टू है ना। तो सारी चीज़ें लिख लेते हैं हम। ये जीरो पोजीशन है, ये a बाई टू है, ये ये a है, ये माइनस a है, तो ये माइनस a बाई टू होगा, ठीक है। तो माइनस ए बाई टू पे हमारा पार्टिकल है, इनिशियली यहाँ से स्टार्ट किया इसने। तो इनिशियली यहाँ से स्टार्ट किया तो फेज़र ये रहेगा हमारा। तो इनिशियली यहाँ से स्टार्ट किया तो हमारा फाई कितना आएगा, फाई मतलब जो इनिशियल एंगल बना रहा है मीन पोजीशन के साथ में, तो वाला ये एंगल है। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे हम, तो ये एंगल निकालने के लिए ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। क्या ज्योमेट्री यूज़ करेंगे कि हम ये ट्रायंगल लेते हैं इसके अंदर, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो ये वाला जब ट्रायंगल लेंगे हम कुछ इस तरह से, तो ये वाला जो एंगल हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे। तो अगर हमारा ये एंगल निकल गया प्लस 270 डिग्री ऐड कर देंगे तो हमारा फाई निकल के आ जाएगा टोटल, क्योंकि फाई तो यही है, जो फाई है हमारा वो ये है टोटल, है ना, यहाँ तक, ठीक है। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये एंगल को मान लो एक बार थीटा, ठीक है। ये हमें दे रखा है a बाई टू और ये इसका रेडियस a होता ही है, तो कितना आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू a बाई टू डिवाइडेड बाई में a, मतलब हाफ। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री, तो ये कितनी है 60 और ये 270, तो 270 प्लस 60, है ना। तो इसको अगर पाई की टर्म में लिखना चाहो तो पाई की टर्म में इसमें भी लिख सकते हो, 3 पाई बाई 4 प्लस 60 डिग्री, 60 डिग्री को पाई बाई 3, ठीक है। कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो 270 प्लस 60 डिग्री हो गया आपका, ठीक है, फाई। तो इसका मतलब आपका जो इक्वेशन बनेगा, ठीक है, इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका जो इनिशियल फेज़ है वो कितना बना आपका ये है फेज़र और ये है आपका इनिशियल फेज़ फाई, ठीक है। तो फाई आपका कितना आया 270 प्लस 60 डिग्री। तो ओमेगा टी क्या होगा, उसके बाद जो इसने मूव करना है वो ओमेगा टी से मूव करना है, ठीक है, एंगल ओमेगा टी से, तो कितना भी मूव कर सकता है ना। तो जनरल इक्वेशन इसकी क्या बनेगी, जो जनरल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी हमारी x इज इक्वल टू ए एम्पलीट्यूड है साइन ओमेगा टी प्लस फाई कितना है
270 प्लस 60। 270 प्लस 60 क्यों लिखा है? क्योंकि चेंज करने में ईजी है हमारा 270 प्लस 60, है ना। तो मैथ्स, बेसिक मैथ्स आपको यूज़ करना ही है आपको, ठीक है, आपको ये पता होगा, ठीक है, ASTC वाला रूल, ठीक है, कि आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि अगर आपका चेंज करना हो 270 के बाद में, तो है ना, तो 270 के अंदर के बाद में अगर चेंज करना हो तो फंक्शन चेंज हो जाता है ना। और 270 डिग्री के बाद में, ठीक है, इसके बाद में आपका कोस पॉजिटिव रहता है, साइन क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, है ना। सिंपल सी बात है कि साइन 270 प्लस समथिंग, तो इसको क्या लिख सकते हो आप? ऐसे लिख सकते हो ना, साइन 270 प्लस ओमेगा टी प्लस 60 को एक इकट्ठा क्लब कर लो कि ओमेगा टी प्लस 60 को आप मान लो अल्फ़ा मान लो, ठीक है, अल्फ़ा मान लो 270 प्लस अल्फ़ा। तो 270 के बाद क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, है ना। तो चेंज होगा तो कोस हो जाएगा और नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि साइन नेगेटिव होता है किसके अंदर? 270 इस क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो नेगेटिव ए कोस चेंज हो जाएगा अल्फ़ा, है ना। और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा टी प्लस 60। तो कितना आएगा? कोस ओमेगा टी प्लस 60। तो आपकी इक्वेशन है ए माइनस ए कोस ओमेगा टी प्लस 60, है ना। बल्कि आप ये भी लिख सकते हो इक्वेशन को डायरेक्ट, ठीक है। तो जस्ट हम ये इक्वेशन निकालें, इसके बाद टाइम वाली प्रॉब्लम्स भी करेंगे। एक इक्वेशन और निकाल दूँ, एक प्रॉब्लम ऐसी देता हूँ, पहले आप उसको खुद से ट्राई करो, फिर मैं उसका सॉल्यूशन बताऊँगा आपको, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को ट्राई करो कि आपका इनिशियली दे रखा है x इज इक्वल टू माइनस a/2 सेम, लेकिन अब आपका पार्टिकल मूव कर रहा है किसके अंदर? अब आपका पार्टिकल मूव कर रहा है नेगेटिव एक्स के अंदर, पॉजिटिव एक्स में मूव नहीं कर रहा, नेगेटिव एक्स में मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको बताना है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको मैं सोल्व कर देता हूँ, सिंपल ही है, ठीक है। तो ये आपका फेज़र बनाओ, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बाई a/2 है, तो इस पर दो प्रोजेक्शन आते हैं ना, पता है। तो ये प्रोजेक्शन तो पॉजिटिव एक्स को शो करता है और ये प्रोजेक्शन नेगेटिव एक्स को शो करता है। तो हमारा पार्टिकल नेगेटिव की तरफ मूव करवाना है ना, तो मतलब फेज़र कैसा बनेगा हमारा? नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव की तरफ फेज़र कौन सा बनेगा? ये वाला, है ना। तो इनिशियल एंगल फाई चेंज हो जाएगा, बाकी चीज़ सेम है। तो फाई कैसे होगा? तो सेम ज्योमेट्री लगाओगे तो ये एंगल 60 डिग्री आएगा, देखा होगा आपने, सेम ज्योमेट्री लगानी है। तो ये 60 है, तो ये कितना बचेगा अपना? 180 प्लस ये कितना? 30, है ना। तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 180 प्लस 30। तो 180 के बाद में क्या होता है? चेंज, नो चेंज होता है, और 180 डिग्री के बाद साइन नेगेटिव में हो जाता है ना। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री रूल, तो कितना आएगा? माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस 30, है ना। तो कोई चेंज नहीं आएगा 180 के बाद में। तो 180 इसको अल्फ़ा मान लो, ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा ही रहेगा, ठीक है, नेगेटिव के सामने। तो नेगेटिव ए साइन ओमेगा टी प्लस 30, ठीक है। 30 को π/6 लिख लो चाहे, तो ठीक है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की कि जब पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स दिया हो तो एक ही चीज़ पे दो प्रोजेक्शंस बन सकते हैं आपके, है ना। एक ही चीज़ पे आपके दो प्रोजेक्शंस बन सकते हैं, बता दिया मैंने आपको, है ना। तो आपका एक ही एक्स के ऊपर आपके दो प्रोजेक्शन बन सकते हैं। इस पे जैसे ये प्रोजेक्शन और ये प्रोजेक्शन बन सकता है, इस पे आपका ये प्रोजेक्शन और ये प्रोजेक्शन बन सकता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये चीज़। टुवर्ड्स एक्सट्रीम या टुवर्ड्स मीन आपको दिया होगा क्वेश्चन में, या पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स जो भी है आपका, ठीक है, ये गिवन होगा। तो अब देखो, अब ये तो हमने क्या किया, इक्वेशंस वाले प्रॉब्लम्स की। अब हम करते हैं टाइम वाली प्रॉब्लम। हमें टाइम वाली प्रॉब्लम निकालनी पड़ती है कि टाइम टेकन कितना हुआ, ठीक है। तो देखो, जैसे ये क्वेश्चन आपका जेई के अंदर आया भी हुआ है, ठीक है। जेई के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है 2001 में, ठीक है, कि x इज़ इक्वल टू 0 से लेके x इज़ इक्वल टू a/2 तक मूव करने में हमें टाइम t1 लगता है। तो x इज़ इक्वल टू 0 से लेके सेम हमें फिर दूसरी चीज़ दे रखी है, तो x इज़ इक्वल टू a/2 से लेके x इज़ इक्वल टू a तक हमें टाइम t2 लगता है। तो t1 और t2 में रिलेशन निकालो, ठीक है, वो निकालना है रिलेशन। तो ऑप्शन दिए हुए थे क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब इसको मैं अगर फिजिकली देखूँ तो क्या है मेरा, ये मान लो मेरा मीन पोजीशन है, ठीक है, ये मेरा पॉजिटिव ए है। तो पार्टिकल क्या किया, पहले तो a/2 तक मूव किया, इतना मूव किया, तो यहाँ पे इसको टाइम t1 लगा, फिर इसको t2 लगा टाइम, ये a2 है इतना। तो मतलब दोनों लगभग नियरली डिस्टेंस तो इक्वल कवर करिए, लेकिन टाइम टेकन अलग अलग लगेगा, ये ध्यान रखना। कोई डायरेक्ट ऐसे मत बोल देना t1 इज इक्वल टू t2 होगा, ये गलत है। t1 इज इक्वल टू t2 नहीं होगा, वो कैलकुलेट करेंगे, अभी रिलेशन निकालेंगे, क्योंकि हाफ डिस्टेंस की अवर ये है, इसमें टाइम अलग लगेगा, इसमें टाइम अलग लगेगा, क्योंकि साइन का फंक्शन है, ठीक है। तो टाइम अलग अलग लगने वाला है, ठीक है। तो वो टाइम कैलकुलेट करते हैं, क्या रिलेशन आएगी, ठीक है, वो कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो ये जेई का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करेगा आपने काफ़ी सारे। तो किस तरह से कर सकते हैं, तो हम फेज़र बनाते हैं। तो अब देखो, जीरो से लेके a/2 तक टाइम t1 लिया, तो जीरो से स्टार्ट किया मतलब इसने, है ना। तो 5 0 ले लो आप, 5 0 लोगे तो क्वेश्चन क्या है आपकी, साइन ओमेगा टी, यही आएगी क्वेश्चन, x इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, है ना। 5 0 है, ठीक है। अब देखो, जैसे इसने यहाँ से स्टार्ट किया पार्टिकल को, मोशन को, तो इनिशियल पोजीशन ये है, ये यहाँ से मूव करता करता कहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक पहुँचा, a/2 तक, यहाँ तक, या खुद भी देख सकते हो a/2 कुछ यहाँ आएगा आपका, ये एंगल आएगा ना a/2 के लिए, ये a/2 है, इसका प्रोजेक्शन लोगे तो ये फेजर आएगा a/2 के लिए। फिर सेकेंडरी जब मूव करेगा ये, तब कितना मूव करेगा, ये लेगा इतना टाइम, तो इसके लिए टाइम t1 लिया, ठीक है। इसने टाइम t1 लिया। जब ये सेकेंडली मूव करेगा t1 a2 के बाद से a तक, तो ये टाइम लेगा t2 तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया तो टाइम t2 लिया इसने, ठीक है। तो a/2 से, तो हमें t1 और t2 की रिलेशन निकाल लिया, तो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कितना है a/2, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें, दे नहीं रखी, ये वाली डिस्टेंस a दे रखी है, ट्रायंगल देखो तो आप, ये डिस्टेंस a है, ये a/2 है, तो आप ये एंगल निकाल लो, ये वाला जो एंगल है वो निकाल लो, थीटा बोल दो इसको। तो थीटा यहाँ को अपने को पता ही है कितना आएगा, कोस थीटा इक्वल टू a/2 बाई ए, हाफ आएगा कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री, है ना। तो इसका मतलब ये 60 डिग्री आएगा आपका, मैं 60 लिख देता हूँ। जो ये वाला एंगल आएगा वो कितना आएगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो मैं फिर से इस पर दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। 60 और 30, मतलब ये जो बना रहा है ये 60 डिग्री बनाएगा और ये 30 डिग्री बनाएगा, ठीक है। ये आपको कितना बनाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये t1 लिया आपने टाइम, और जो मैं पिंक से शो कर रहा हूँ है t2, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से देख सकते हो आप कि मैंने बताया था t1 को आप कैसे इस एंगल को कैसे रिलेट कर सकते हो। एंगल कितना है आपका, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, रेडियन में। 30 को क्या लिख सकते हो, π/6, तो π/6 आपका किसके इक्वल होगा, ओमेगा t1 के बराबर। सिमिलरली π/3 जिसको हम 60 डिग्री बोलते हैं, तो वो किसके बराबर होगा, ओमेगा t2 के बराबर। ये चीज़ पता है मैंने, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t1 ओमेगा t2, है ना। और फेज़ होता तो +5 भी बोलते हैं यहाँ पे, है ना, फेज़ होता, लेकिन फेज़ है नहीं, फेज़ माना नहीं हमने, ठीक है। तो जब इनको दोनों को डिवाइड करोगे आप एक दूसरे से, ठीक है, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो यहाँ से क्या आएगा, t1/t2, है ना। इसको अगर दोनों को डिवाइड करोगे तो t1/t2, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा, नीचे 6 आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा, यहाँ से इसको डिवाइड करोगे तो ये 6 आएगा, 3 आएगा, हाफ, ठीक है। तो इसका आएगा मतलब t2 इज इक्वल टू, जो फाइनल रिजल्ट आया आपका, t2 इज इक्वल टू 2t1। इसका मतलब आपका टाइम टेकन है a/2 से लेके a तक, वो दुगना टाइम है जब आप 0 से a तक गए। इसका मतलब मैं इसको फिर से शो कर देता हूँ, आंसर तो आ गया आपका, कि जो आपका आएगा t2 इज इक्वल टू 2t1, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे आपका ये मीन पोजीशन है और ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, जब a/2 तक पहुँचे आप, a/2 तो इसके मिडल में है बिल्कुल, ठीक है। तो जब आप यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचे तो आपको टाइम लगा मान लो 1 सेकेंड, लेकिन जब आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो आपको टाइम लगेगा 2 सेकेंड। ऐसा क्यों, टाइम ज़्यादा क्यों लगेगा, ये t1 है और ये t2 है, टाइम ज़्यादा क्यों लगेगा, इसका रीज़न ये है कि क्योंकि डिस्टेंस तो सेम कवर कर ले, टाइम ज़्यादा क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल क्या कर रहा है, डी एक्सीलरेट कर रहा है। पार्टिकल का जो एक्सीलरेशंस है वो इस डायरेक्शन के अंदर है, पार्टिकल मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो डी एक्सीलरेट करेगा 0 से लेके a/2 तक भी और a/2 से a तक, ठीक है। तो एक्सीलरेट करने का मतलब वेलोसिटी पहले से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता हुआ यहाँ तक आके तो 0 हो जाता है वेलोसिटी, तो टाइम टेकन अलग अलग लगेगा, काइनेमेटिक्स बेसिक है ये, ठीक है। तो यहाँ से आप इस रिलेशन को याद भी कर सकते हो, t2 इज इक्वल टू 2t1, जब हाफ से लेके a तक जाता है तब दूना टाइम लगता है जब वो 0 से लेके हाफ तक जाता है, ठीक है। अब मैं सिमिलरली आपको एक प्रॉब्लम और देता हूँ, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करके देना कि कोई पार्टिकल, ठीक है, इसको प्रॉब्लम नंबर 1 से आप मेंशन करके देना मेरे को, ठीक है, ठीक है। मैं आपको इसमें ही 2 प्रॉब्लम दे देता हूँ आपको, ठीक है, 0 से लेके a तक,
ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, प्रॉब्लम से पहले एक चीज़ और नोटिस कर लो आप, कि आप जीरो से लेकिन ए तक गए और a/2 तक गए, जो यहाँ पे मान लो टाइम t1 लगा और यहाँ टाइम t2 लगा आपको, a/2 से a तक का ना t2 लगा। सिमिलरली आपका अपोजिट डायरेक्शन के अंदर भी होगा, क्योंकि ये सेम टाइम टेकन तो सेम चलेगा। तो यहाँ पे अगर आपको ये वाला टाइम देगा तो t1 ही लगेगा, तो ये टाइम देखोगे आप t2 ही लगेगा। चाहे आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो ये आपको t1 ही लगेगा, ये आपको t2 ही लगेगा। अगर आप वापस इस डायरेक्शन में आ रहे हो ये तो भी आपको t2 और ये आपको t1 लगेगा। सिमिट्री है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। मैं फिर से बना देता हूँ ये चीज़, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जैसे कि आपको यहाँ से लेके, मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करती है। मान लो ए है, पॉजिटिव ए है, नेगेटिव ए है, नेगेटिव a/2 है, पॉजिटिव a/2 है, ये 0 है। तो आपको क्या हुआ, जब आप पार्टिकल इस साइड मूव किया तो टाइम कितना लगा t1, इस साइड मूव किया तो कितना लगा t2। वापस आएगा तो ये टाइम कितना लगेगा t2 अगेन, यहाँ पे कितना t1, ये कितना लगेगा t1, फिर अगेन इधर जाएगा कितना लगेगा t2, इधर वापस आएगा तो t2, इधर आएगा t1। ये फिक्स है, ये चीज़ ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो मैं आपको देने वाला था वो प्रॉब्लम ये है कि आपका पार्टिकल 0 से लेके मान लो a/3 तक आया, ठीक है। फिर आपका पार्टिकल तीन पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। 0 से a/3 आया, a/3 से a/3 आया और a/3 से a पे गया, ठीक है। तो यहाँ आपका टाइम t1 लग रहा है, यहाँ आपका टाइम t2 लग रहा है, यहाँ आपका टाइम t3 लग रहा है, ठीक है। इस तरह से टाइम लग रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है t1 t2 t3 का, मतलब t1 रेशो t2 रेशो t3 निकालना है, ठीक है। और एक चीज़ आपको समझ आएगी होगी, ये तो निकालना, एक चीज़ आपको यहाँ से समझ आ भी गई होगी कि जो भी आपका टाइम है t1 प्लस t2 प्लस t3 है, वो टोटल टाइम पीरियड का 4 टाइम्स होगा, 1/4 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 0 से लेके a तक t/4 ही लगता है, फिर ये t/4 लगता है, फिर इधर t/4, फिर इधर t/4। तो इतना जो टोटल डिस्टेंस है ये t/4 टाइम में ही कवर होता है, फिक्स है। तो अब ये प्रॉब्लम मेरे को t1 रेशो t2 रेशो t3 मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करके देना, चाहे पॉइंट्स में आ रही है वैल्यू वो मेरे को मेंशन करके देना, ठीक है। और ये चीज़ भी आप ध्यान रखना कि जैसे वो मैंने पॉइंट निकाला था 0 से लेके a/2 और फिर a तक, ठीक है, वहाँ पे मैंने क्या बोला था, ये टाइम आपका t1 लग रहा है, ये टाइम t2 लग रहा है, तो पक्की बात है t1 प्लस t2 कितना होगा, t/4 होगा, ठीक है। ये चीज़ है। तो यहाँ से मैंने बोला कि t1 कितना है, t2 कितना है, 2 टाइम्स ऑफ t1, ये है, ये t/4 के इक्वल आया। तो यहाँ से क्या आया, 3t1 इज इक्वल टू t/4। तो मतलब t1 कितना आएगा, t/12। तो t1 कितना आ रहा है, t/12, टोटल टाइम का 1/12, और ये t2 कितना आ रहा है, टोटल टाइम पीरियड का 1/6, क्योंकि 2 टाइम्स है इसका, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना, कई बार क्या आपको क्वेश्चन में टाइम पीरियड क्यों दे देता है, तो पूछ लेता है 0 से a/2 में कितना लगेगा, a/2 से a में कितना लगेगा। जैसे प्रॉब्लम कर लेते हैं इसी के ऊपर, जैसे कि ये प्रॉब्लम देखो आप, कि इसके अंदर प्रॉब्लम में गिवन है कि आपका टोटल टाइम पीरियड गिवन है क्वेश्चन में 4 सेकेंड, ठीक है। आपको एम्पलीट्यूड दे रखा है ए, गिवन है वैल्यू मान लो कुछ भी, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जो भी है आपको, क्योंकि एम्पलीट्यूड पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं टाइम, आपका टाइम टेक है ना, वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। एम्पलीट्यूड पे डिपेंड थोड़ी करेगा, ओमेगा पे डिपेंड करेगा आपका, ठीक है। तो ये लाइन लिख भी दो, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, तो आपको क्वेश्चन में पूछा कि x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू a/2 तक कितना टाइम लगा। आप तो डायरेक्ट बोल सकते हो जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t/4 होता है, तो t2 t1 का 2 टाइम्स होता है, तो ये हो जाएगा 3t1 इज इक्वल टू t/4, और t1 हो जाएगा t/12, और t/12 मतलब 4/12 कितना, 1/3 सेकेंड, आपका आंसर आ जाएगा। आ गया, डायरेक्ट आंसर निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट आंसर निकाल दिया आपने क्योंकि आपको t1 t2 का रिलेशन पता था। मान लो t1 t2 का रिलेशन ना पता हो आपको कि ये 1:2 में ही होता है, ठीक है, फिर आपको फेजर से सोल्व करना पड़ता है फिर से। तब कैसे करते हैं, इससे डायरेक्ट आंसर आएगा 1/3 आया, जो मैंने बताया था आपको t1 प्लस t2 वाले कॉन्सेप्ट से, इज इक्वल टू t/4 से, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट नहीं करते, अगर मैं इसको फेजर वाले कॉन्सेप्ट से करूँ तो वही कर सकता हूँ, देखो तो भी आसान है। x इज इक्वल टू a/2 पे ऐसा बनेगा फेजर, ऐसा बनेगा, सॉरी, है ना, ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे जो एंगल्स हैं वो देख लो, ये कितना बनेगा 60 डिग्री, और ये 30 डिग्री निकाल चुके कितनी बार,
ठीक है, 30 डिग्री बनेगा। तो 30 डिग्री को ओमेगा टी लिख दो, ये सॉल्यूशन है ना, क्योंकि जीरो से ए में गया है ये, मतलब पार्टिकल इतना डिस्टेंस कवर किया है, तो इतना डिस्टेंस किया है तो इसको ओमेगा टी कर दो। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना डिग्री है, 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6। तो ऐसे टाइम टेकन कितना आएगा, π/6 और बाई ओमेगा, और ओमेगा को क्या लिख सकते हो आप, 2π/t। तो 6 इंटू 2π/t, कैपिटल टी है ना, तो 2π से पाई कैंसिल, तो कितना आया कैपिटल T/12, वही सेम आया जो हमने उससे निकाला था। तो बात तो वही है, कैपिटल T/12 तो कितना आएगा, कैपिटल T 4 सेकंड, 4/12 कितना आएगा, 1/3 सेकंड आंसर आएगा। अच्छा आपसे पूछ ले T/2 से लेके यहाँ तक मूव करने में कितना लगा, मतलब A/2 से मूव करने यहाँ तक कितना लगा, तो कितना आएगा इसका 2 टाइम्स जो हमने निकाला T1 T2 का रिलेशन, तो 2 टाइम्स कितना 2/3 सेकंड है ना, डायरेक्ट बोल सकते हो। वरना अगर आप फेजर से निकालना चाहो तो अगेन फेजर से निकाल लो, आपकी मर्जी है। फेजर से निकालना चाहूँ तो मैं, तो कितना आएगा ओमेगा टी, तो ओमेगा टी को कितना रखूँगा मैं अब 60 डिग्री मूव किया है ना, 60 डिग्री मूव किया ओमेगा टी, तो ओमेगा को 60 को क्या लिख सकते हो π/3 है ना, π/3 लिख सकते हो। तो कितना आएगा यहाँ से टाइम टेकन आएगा T/6 कैलकुलेट करने के बाद, तो T/6 कितना आएगा 12/6 है ना, टी आपको सॉरी 4 दे रखा है ना, 4/6 मतलब 2/3, तो इसका आंसर आएगा यहाँ से यहाँ तक 2/3, जो हमने डायरेक्ट वैसे भी देख लिया था। ठीक है, तो होप कि आपको सबको टाइम वाली प्रॉब्लम समझ में आई होगी। ठीक है, तो आपको एक प्रॉब्लम और देता हूँ मैं, आप ये करके देखो, होमवर्क प्रॉब्लम नहीं है, आप यहीं अभी करके देखो, वीडियो को पॉज करके। होमवर्क प्रॉब्लम आपको मेंशन करके देना मेरे को कमेंट सेक्शन में, T1 T2 T3 का रेशो। ठीक है, अच्छा हमें कुछ SHM दे रखा है। ठीक है, तो SHM में ये बोला कि पार्टिकल A/2 से है ना, A/2 से स्टार्ट किया इनिशियली, पॉजिटिव x डायरेक्शन के अंदर था पार्टिकल, इनिशियली A/2 पे था और पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा था, और पार्टिकल रीच किया वहाँ से पार्टिकल रीच किया एट x इज इक्वल टू -a पे रीच किया है ना। रीच करते ही हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन निकालना है, टाइम टेकन कितना टाइम लेगा पार्टिकल, तो इसको फिगर से बना दो। तो ये तो a था, तो ये A/2 मतलब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया, तो पॉजिटिव एक्स में मूव कर रहा है, नेगेटिव एक्स में मूव कर रहा, पॉजिटिव एक्स में मूव कर रहा मतलब इधर मूव कर रहा, तो पार्टिकल यहाँ से गया, घूम के वापस आया, फिर ये नेगेटिव एक्स यहाँ तक मूव किया, तो ये आपको निकालना है, नेगेटिव A तक मूव किया, तो ये आपको टाइम टेकन निकालना है t। क्वेश्चन में अगर आपको मान लो नेगेटिव एक्स दे देता कि नेगेटिव एक्स में मूव कर रहा है पार्टिकल, टुवर्ड्स मीन मूव कर रहा है, तो ऊपर टाइम टेकन क्या निकालते, यहाँ से लेके सीधा यहाँ तक, क्योंकि पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चला गया है, फिर वापस यहाँ आया है, फिर यहाँ पे नेगेटिव एक्स मतलब बस आपको टाइम निकालना है ये वाला, बस अगर नेगेटिव एक्स में मूव कर रहा होता ये वाला टाइम पीरियड। फ़र्क है ना पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स में, यही फ़र्क है। ठीक है, इनिशियली आपको दे दिया पॉजिटिव एक्स में मूव कर रहा है, मतलब ये मूव कर रहा है आपका, तो आपको टाइम यहाँ से निकालना है, ये वाला कंप्लीट टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, और नेगेटिव एक्स में होता तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता तो आपको यही टाइम निकालना पड़ता। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं, फेज़र से, फेज़र बना लो इसका। ठीक है, तो फेज़र बनाते हैं, तो फेज़र इसका बनेगा कुछ इस तरह से। ठीक है ना, तो इनिशियली पार्टिकल कहाँ था, इनिशियली पार्टिकल था आपका A/2 पे, पॉजिटिव A/2 पे, तो ये रहा आपका पॉजिटिव A/2 मतलब फेज़र आपका यहाँ है, और पॉजिटिव यहाँ से कितना एंगल बनाता है 30 डिग्री है ना, और ये फेज़र इनिशियल फेज़र है, ये इनिशियल है, और फाइनल फेज़र कौन सा आपका, फाइनल फेज़र भी बना लो। ये मूव करता करता कहाँ तक पहुँचा, यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, और मूव करता करता -a पे पहुंचा। -a पोजीशन क्या है, ये पोजीशन है आपकी, पता ना आपको, -a पोजीशन जो मूव करता मतलब यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया, ये है आपका फाइनल। तो आपको ओमेगा टी कौन सा लेना है, पता समझ ही गए हो गया आप, ये टोटल ओमेगा टी लेना है आपको, यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ पे पहुँचे है ना, तो इसी ओमेगा टी है। तो ओमेगा टी कितना आएगा आपका, कितना एंगल है, ये एंगल 60 और ये एंगल 180, 180 + 60 है ना, 180 + 60 डिग्री आपका। ठीक है, तो कितना होगा 240 डिग्री, ये 240 डिग्री हो गया आपका। ठीक है, तो 240 डिग्री हो गया, 240 डिग्री हो आपका, क्योंकि अगर आपको रेडियन में लिखना पड़ेगा इसको ओमेगा टी को ना, तो कितना लिख सकते हो पाई प्लस ये कितना है π/3, यही होगा ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई प्लस π/3। तो ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई प्लस π/3, तो कितना हो जाएगा ये 4π/3, 4π/3 हो जाएगा। तो ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो 2π/t, टू टी हो जाएगा, ये कितना है 4π/3, तो ये से 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 पे जाएगा और t कितना आ जाएगा 2t/3 है ना, टोटल टाइम पीरियड का 2/3
टाइम लगेगा। तो अगर क्वेश्चन में हमें जो टाइम पीरियड दे रखा है 4 सेकंड दे रखा है, तो 4 मल्टीप्लाई करें तो 4 टू जा 8, तो 8/3 सेकंड लगेगा पार्टिकल को कहाँ से कहाँ तक मूव करने में, पॉजिटिव एक्स से ये वाली डिस्टेंस मूव करने में 8/3 सेकंड लगा। अच्छा, यही क्वेश्चन आपको पूछता कि यहाँ से लेके, अगर आपका इनिशियली यही क्वेश्चन में आपको ये बोल देता कि इनिशियली आपका पार्टिकल क्या है, आपका इनिशियली पार्टिकल a/2 पे है, लेकिन वो -x में मूव कर रहा है, तो उसको -a तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो फेज़र बनाओ, ठीक है, फेज़र बनाओ, इनिशियल वैल्यू दिखाओ, इनिशियल वैल्यू कितनी है a/2, मतलब ये कितना है 30 डिग्री, ये इनिशियल है, तो फाइनल क्या हो जाएगा आपका, है ना। तो इनिशियल ये नहीं है, अब देखो इनिशियली ये नहीं होगा आपका, a/2 और नेगेटिव एक्स में मूव कर रहा है, नेगेटिव एक्स में मूव कर रहा है मतलब इधर गया वापस ये घूम के आया, तो इधर नेगेटिव में, तो नेगेटिव के अंदर a/2 आएगा ना, तो नेगेटिव के अंदर a/2 मतलब ये है, तो इनिशियली आपका फेज़ ये है, ये इनिशियल है और फाइनली ये है आपका -a पे, तो ये ω t आएगा। तो ये कितना होता है आपका, अभी निकाला 60 डिग्री, और ये कितना बचेगा 30 डिग्री, तो कितना मूव किया ये 30 प्लस ये π/2, है ना, 30 को π/6 लिखते हैं, तो π/6 प्लस π/2 मूव किया, तो कितना आएगा ये 4π/6 या 2π/3, तो ये 2π/3 मूव किया, ठीक है। तो ये 2π/3 मूव किया, और पहले वाला पार्टिकल कितना मूव किया हमारा, जो हम पिछले केस लिए था 4π/3, फ़र्क है, ठीक है। तो अब आराम से निकाल सकते हो, 2π/3 लिया है इसने एंगल, ठीक है, कितना आएगा 2π/3 ω t, है ना, तो ओमेगा कितना है 2π/t इंटू टी, 2π से t 2π कैंसिल, तो t/3 टाइम लेगा। पिछले में कितना ले रहा था टाइम अपना 2t/3 टाइम ले रहा था, है ना, तो t की वैल्यू 4 है, तो 4/3 सेकेंड आएगा आंसर, ठीक है, तो आराम से कर सकते हो। तो हमने फेज़र जो प्रॉब्लम्स थी वो कंप्लीट कर ली है। तो फेज़र में हमने क्या क्या सीखा कि फेज़र से हम जो हमारे टाइम वाली प्रॉब्लम्स हैं, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे टाइम निकालना है, वो आराम से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि हम जो विजुअलाइजेशन है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इक्वेशंस और मोशंस निकाल सकते हैं SHM की, ठीक है, तो हमारी प्रॉब्लम्स को काफ़ी ईजी कर देगा। फिर तो न्यूमेरिकल्स के अंदर मेनली आप फेज़र का यूज़ करके आराम से प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं हम एनर्जी ऑफ SHM, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एनर्जी ऑफ SHM। तो एनर्जी से पता लग रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशंस, हमने जो अब तक एग्जांपल लिए हैं, क्या लिया है, एक तो पेंडुलम लिया था, इसके बाद में हम स्प्रिंग मास सिस्टम लिए, ठीक है। तो इन्हीं सिस्टम्स को बोलते हैं हम क्या, इन सिस्टम्स को क्या बोलते हैं, जिसके अंदर मास m है, हमारा मूव कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, मतलब F = k - kx, है ना, ये इक्वेशन को फॉलो करता है। और ये फोर्स कौन सा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, कौन सा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है या टोटल एनर्जी है, वो क्या रहती है, हमारी कंजर्व रहती है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी यहाँ पे कंजर्व रहेगी। और ऐसे सिस्टम्स को क्या बोलेंगे, जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेट कर रहे हैं हमारे, ऐसे सिस्टम को बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, SHO, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स बोलते हैं, ठीक है। और इनके अंदर एनर्जी रहती है वो कांस्टेंट फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट फोर्स होता है, ठीक है, क्योंकि जो फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। देख भी रहे हो कि पार्टिकल में एनर्जी की बात क्यों कर रहे हैं, पहली बात तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है। दूसरी चीज़ की पार्टिकल क्या हो रहे हैं, जब ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो पोजीशन चेंज करना किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो उसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन हो रहा है। दूसरी बात, जो पोजीशन चेंज कर रहा है, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी कभी जीरो हो रही है, कभी मैक्सिमम हो रही है, तो मतलब पार्टिकल मूव कर रहा है ना अलग अलग वेलोसिटी से, तो मतलब अलग अलग काइनेटिक एनर्जी है। तो हम देखेंगे कि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी वेरी कर रही है और पोटेंशियल एनर्जी भी वेरी कर रही है ना। इस चीज़ को दोबारा समझते हैं हम कि टोटल सिस्टम के अंदर हमारी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है या टोटल एनर्जी है, जो मैं इसको टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोलता हूँ, वो तो है हमारी कांस्टेंट फिक्स है। लेकिन जो, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो लेकिन हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमारी वेरी कर रही है। वेरी क्यों कर रही है, देखो ये चीज़ भी समझते हैं कि ये भी वेरी कर रही है और ये भी वेरी कर रही है, ठीक है। इस चीज़ को आप एक डायग्राम से, जो मैंने आपको फिगर दिखाई थी, उससे भी समझ सकते हो आप। जैसे कि ये इमोशन देखो आप, इसके अंदर ये जो ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर कौन से सिस्टम का है, स्प्रिंग मास सिस्टम का। ये जब अपनी मेन पोजीशन पे पहुंचता है, तो इसकी जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, मैक्सिमम होती है ना, V max होता है।
तो क्या इसकी वी मैक्स के कॉरस्पॉन्डिंग इसकी काइनेटिक एनर्जी वी मैक्स होगी, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो इस पोजीशन के ऊपर इसकी के ही क्या होगा, मैक्स होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगा। और जब ये अपनी इस पोजीशन पे, वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा, जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, और यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितनी होती है, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, है ना। और वी मैक्स कितना होता है हमारा, ये चीज़ हमने पढ़ी भी है ना। वी मैक्स हमारा जो होता है, ठीक है, वो होता है ओमेगा इंटू ए, है ना। ए एम्पलीट्यूड है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है कि एक पर्टिकुलर रेफरेंस से हम मेज़र करते हैं एनर्जी को, ना, एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, है ना। तो रेफरेंस पॉइंट को मीन पोजीशन लिया, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट एक्स है, तो यहाँ से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस मेन पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना है, जीरो। जैसे जैसे दूर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्स। और जैसे, और मतलब जो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्स होगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्स होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, एक्सट्रीम पोजीशंस पे काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्स हो रही है, और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो रही है। इसका मतलब पोजीशंस के अकॉर्डिंग आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो अलग अलग हैं। तो इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं, ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। तो ग्राफ को प्लॉट करने से पहले सिंपल सी इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं कि फॉर्मेशन क्या होगी, इनकी एनर्जीज़ क्या क्या होंगी, ठीक है। तो एनर्जीज़ निकालते हैं हम सबसे पहले देखो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। किसी भी पोजीशन x के ऊपर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो किसी भी पोजीशन x के ऊपर वेलोसिटी हमारी क्या होगी, v होगी। तो वहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि मास चेंज नहीं होगा, v चेंज होता रहेगा, हाफ एम वी स्क्वायर। और v का एक्सप्रेशन आपको पता भी होगा, v को आप क्या लिख सकते हो, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हो, है ना। चीज़ पता है, तो फिर यहाँ लिख दो, ये इसको v का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर, ये टर्म ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो आप चीज़ देख भी रहे हो, काइनेटिक एनर्जी आप इस एक्सप्रेशन से आप कई चीज़ें देख सकते हो। मैं फिर से लिख देता हूँ एक एक्सप्रेशन आपका काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड, ठीक है, और एक्स क्या है यहाँ पे, मीन पोजीशन से पोजीशन डिस्टेंस, ठीक है। तो आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्स कहाँ होगा, मैंने भी बताया मीन पोजीशन पे, है ना। तो जब एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी मीन पोजीशन, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, मैक्सिमम, और वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ से समझ में भी आ रहा है ये चीज़ आपको, ठीक है। एक्स की वैल्यू जीरो कर दोगे, और एक्सट्रीम पोजीशन मतलब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए कर दोगे, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस ए करोगे तो जीरो, मतलब मिनिमम। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी मिनिमम होगी पॉजिटिव प्लस माइनस एक्स ए पे, और जीरो होगी आपकी मिनिमम होगी जीरो इज इक्वल टू एक्स प्लस इक्वल टू एक्स इज इक्वल प्लस माइनस ए, और एक्स इज इक्वल टू जीरो पे आपकी होगी मैक्सिमम। तो ये फॉर्मूला है आपका काइनेटिक एनर्जी का। सिमिलरली आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देख लो। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसको हम किससे डिनोट करते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर से, ठीक है। जो पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों होगी, क्योंकि हमारा जो फोर्स होता है, पोटेंशियल एनर्जी को हम ये भी लिख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, माइनस डी बाई डी यू इक्वल टू फोर्स। और फोर्स की वैल्यू कितनी है, माइनस के एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। एक्स को इधर लेके जाओ, इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो से यू तक देखोगे, तो आप इंटीग्रेट करोगे जीरो से एक्स पे, कितना आएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, यही आएगा, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए मैंने लिख दिया सीधा हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए लिख सकते हो आप हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी आएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, और के को ओमेगा की टर्म में लिख दो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में ओमेगा की टर्म में थी। हमें पता है कि ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के बाई एम, है ना, ये हो सकती है। तो के को क्या लिख सकते हो, एम ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कितना आएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना। ये आया एक्सप्रेशन। तो यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हो पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। एक्स इज इक्वल टू जीरो करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, जीरो। तो एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, मैक्सिमम आएगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम, मेन पोजीशन पे जीरो। वेरिएशन देख लिया दोनों का, ठीक है। अच्छा, तो दोनों को एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं,
ताकि आप यहाँ से कंपेयर कर सको, ठीक है। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी आई है इन जनरल एक्सप्रेशन वो आया है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आपका जो पोटेंशियल एनर्जी आया है वो आया है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना। तो आपका टोटल एनर्जी कितना आएगा, सम इन दोनों का, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों को सम करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा हाफ एम ओमेगा ए स्क्वायर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज़ द टोटल एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, ठीक है, ये सिंपल हार्मोनिक सिस्टम्स। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। एम ओमेगा स्क्वायर को आप के भी लिख सकते हो, इसको हाफ के ए स्क्वायर भी बोल देते हैं, एक ही बात है, ठीक है, हाफ के ए स्क्वायर या हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ से देख रहे हो कि एम कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, तो इसका मतलब ओमेगा कांस्टेंट मतलब जब ओमेगा कांस्टेंट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में, ठीक है, तो ए भी कांस्टेंट होगा, एम्पलीट्यूड भी, तो इसका मतलब आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट आ रही है, लेकिन ये एक्स पे डिपेंड कर रही है, ये एक्स के साथ बढ़ रही है और ये एक्स के साथ घट रही है। वेरिएशन अगर आपको देखना हो टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, तो आपको ये राइट हैंड साइड में जो ग्राफ दिख रहा है, ठीक है, इसको देखो आप, इसको एक बार भूल जाओ आप, वो भी स्टडी करेंगे टी के साथ में। तो इसको देखो, जब आपकी मीन पोजीशन है 0, पहले मैं इसको बना देता हूँ फिर आप कंपेयर भी कर लेना, ठीक है। जैसे इस तरह से है आपकी जो ये मीन पोजीशन है और ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। तो और ये मान लो यहाँ पे एनर्जी का ग्राफ है, तो ये यहाँ पे टोटल एनर्जी है, मान लो टोटल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, तो और ये चीज़ हमें पता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी टी ई इज इक्वल टोटल मैकेनिकल एनर्जी, एम ई बोलते हैं जिसको, वो होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 0 काइनेटिक एनर्जी इज़ मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी इज़ 0, तो एट एक्स इज इक्वल टू 0, है ना, एक्स इज इक्वल टू 0 पर टोटल की टोटल एनर्जी हमारी क्या रह जाएगी, काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी, और वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ही होती है, तो यही रहेगी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू है और यही टोटल एनर्जी के इक्वल है। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 होती है, तो इसका ग्राफ तो कुछ इस तरह से हमें दिखेगा अगर हम बनाए भी, ठीक है, हर पोजीशन पे चेक करें। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी का देखें तो पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स इक्वल टू 0 0 होती है और एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम कितनी होती है, क्योंकि एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी हो जाती है ना। और मीन पोजीशन पे पोटेंशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। तो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो एक्स के साथ में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, तो ये तो आपका है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ और ये है आपका काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, सिंस दैट की टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहे। तो जो रेड कलर से मैं शो कर रहा हूँ ये वाला पार्ट, वो क्या आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो हमेशा ही कांस्टेंट है। मीन पोजीशन पे आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी बच जाती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे आपकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी बच जाती है ना। और उसकी जो वैल्यू होगी, जो कांस्टेंट वैल्यू, ये आपको पता ही है, हाफ के ए स्क्वायर बोल सकते हो आप, या आप इसको बोल सकते हो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। वही ये ग्राफ शो कर रहा है आपको, देखो कि टोटल आपकी एनर्जी है वो ये है, कांस्टेंट है। आपकी 0 पोजीशन पे मतलब मीन पोजीशन पे आपकी टोटल की टोटल काइनेटिक एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी इस तरह से घट रही है, और पोटेंशियल एनर्जी आपकी टोटल की टोटल इस तरह से है, ठीक है। और सच दैट की नेट जो सम है आपका वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। होप कि ये सबको समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम टाइम के साथ में किस तरह से रिलेशन होता है एनर्जी का टाइम के साथ में, ठीक है। ये तो हुई इस तरह की बात। अब देखो यहाँ पे देखते हैं हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे देख लेता हूँ, ये 0 पॉइंट है मेरा, ए पॉइंट है, ये मेरा है माइनस ए, ठीक है। तो मैं पार्टिकल का मोशन दिखा देता हूँ। ये पार्टिकल पहले इधर गया, फिर वापस आया, फिर इधर गया, फिर वापस आया, ठीक है। ऐसे मैं पोजीशन बनाता हूँ, ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, ठीक है, ये 3 पोजीशन है, ये 4 पोजीशन है और ये 5 पोजीशन है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से है। अब देखो एट पोजीशन 1, ठीक है, हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, ठीक है। ग्राफ देखते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, टाइम के साथ में, है ना, टाइम के साथ में।
तो टाइम आपका एट इज वन पॉइंट के ऊपर, फर्स्ट पॉइंट पे टाइम पीरियड आपका कितना है, जीरो, टाइम टेकन कितना है, जीरो। एट पॉइंट टू के ऊपर मैंने बताया था टाइम टेकन कितना है, t/4, तो ये आपका है t/4, है ना। एट पॉइंट थ्री के ऊपर आपका टाइम टेकन कितना है, वापस जब आओगे थ्री पे तो टाइम टेकन t/2, और एट पॉइंट माइनस ए पे आपका टाइम टेकन है, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ पे आपका है 3t/4, और ये एट वापस जब 5 पे आ जाएगा तो आपका टाइम टेकन कितना हो जाएगा, कैपिटल T। ठीक है, अब ग्राफ देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट जीरो पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। पॉइंट वन पे जो मैंने शो किया है यहाँ पे मैक्सिमम होगी, तो यहाँ मैक्सिमम होगी। ठीक है, इसके बाद में एट t/4 पे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, फिर t/2 पे फिर ये वापस आएगी, फिर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर जीरो हो जाएगी, फिर मैक्सिमम हो जाएगी। तो आपको ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा, किसका, काइनेटिक एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का देखोगे टाइम के साथ में इस तरह से, ब्लू कलर से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का कैसा दिखेगा, पोटेंशियल एनर्जी का आपको दिखेगा एट टाइम जीरो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और t/4 पे मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, है ना, फिर यहाँ पे जीरो हो जाएगी, फिर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर जीरो हो जाएगी टी पे। ठीक है ना। तो ये पॉइंट लिख देता हूँ, ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, ये फिफ्थ पॉइंट है, ऐसा ही तो है। अच्छा, तो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, सिंस दैट कि हमारी जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, कंजर्व है। तो टोटल एनर्जी है ये हमारी क्या है, कांस्टेंट है। तो ग्राफ दिख रहा है आपको कुछ इस तरह से, टाइम के साथ वेरिएशन है। तो जो ये ग्राफ है इसमें से आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस मिल रही हैं, क्या मिल रही हैं कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है, पहले काइनेटिक एनर्जी आपका जो मैक्सिमम हुआ था वो जो आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हुआ था t/4 पे हुआ था, फिर 3t/4 पे हुआ था। इस तरह से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपका जीरो पे हो रहा है, t/2 पे हो रहा है, टी पे हो रहा है। ठीक है, तो इनके जो अलग अलग ग्राफ देखें, जैसे ब्लू कलर वाला जो ग्राफ है वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है ना, जो ब्लू कलर वाला जो ग्राफ है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी खुद आप में जो, क्योंकि जो टोटल टाइम पीरियड है, टोटल टाइम पीरियड टेकन है इस टोटल हार्मोनिक सिस्टम का, वो तो है कैपिटल T, है ना। तो जो यहाँ से इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 1/T बोल सकते हो आप, है ना। जो पूरी वेव जनरेट हो रही है, पूरा वेव जो ये वाला पूरा वेव है कुछ इस तरह से, उसका टाइम टेकन कितना है, ये टोटल जो वेव है, ये इतनी जो ये वेव है टोटल की टोटल, इसका टाइम टेकन कितना है, पूरा हाफ वेव का, ये हाफ वेव है, ये अब फुल वेव हो गई आपकी। ठीक है, ठीक है, सॉरी यही आपकी जो फुल वेव है, तो इस फुल वेव का जो टाइम टेकन कितना है आपका t/2। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी का भी फुल वेव का टाइम टेकन कितना है, t/2। मतलब दोनों का जो टाइम पीरियड होगा, दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये चीज़ आपने नोटिस करनी है। ठीक है, तो जो आपका ग्राफ है वो आप फिर से देख सकते हो, जो यहाँ पे बना रखा है एक्चुअली में फिगर में, वो कुछ इस तरह से t/4 पे, t/2 पे, 3t/4 पे और t पे आपकी टोटल एनर्जी हाफ के स्क्वायर फिक्स है, और आपका वेरिएशन देखो कुछ इस तरह से है आपका वेरिएशन। ठीक है, तो जो आपका पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिसिटी भी निकाल सकते हो जब आपका वही चीज़ रिपीट हो जाए। तो पीरियोडिसिटी निकालोगे तो जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट आपके फिर से रिपीट हो रहे हैं, है ना, लेकिन ये पॉइंट रिपीट नहीं हो रहा आपका इस पॉइंट पे आपका, क्योंकि अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी है ब्लू जो आपको डार्क कलर में दिख रहा है, रेड कलर में आपका पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ पे देखोगे पोटेंशियल एनर्जी एक ही पोजीशन पे, और यहाँ देखोगे काइनेटिक एनर्जी एक ही पॉइंट पे है। लेकिन ये वाला पॉइंट देखोगे तो आप, ये वाली लाइन देखोगे तो इस पर आपके इंटरचेंज हो गए हैं दोनों। तो आपको पीरियोडिसिटी यहाँ पे कहाँ रिपीट हो रहा है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे रिपीट हो रहा है। तो रिपीट होने का टाइम पीरियड कितना है, t/2। तो t/2 की आपकी पीरियोडिसिटी है किसकी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, t/2 पे वो फिर से रिपीट हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख भी सकते हो कि हाफ टाइम के बाद में वो चीज़ें फिर से रिपीट होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना आप। इसके बाद में दोनों ग्राफ्स इंपॉर्टेंट हैं, डिस्प्लेसमेंट और मतलब डिस्प्लेसमेंट और एनर्जी का ग्राफ, और टाइम टेकन और एनर्जी का ग्राफ। ठीक है, तो इस पे जो जेई के अंदर क्वेश्चंस आए थे, आप जो आज तक जो क्वेश्चंस आए हैं वो नहीं डायरेक्ट ग्राफ बेसिस पे ही आ गए हैं। ठीक है, डायरेक्ट ग्राफ दे दिए हैं आपको, और ग्राफ का कंपेयर बोल दिया कि अलग अलग जैसे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दिया, तो वो ऑप्शन में डाल दिया। ठीक है, ये वाले ग्राफ दे दिए आपको। ठीक है, तो इस तरह से चला। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था यहाँ पे, कि आपने अब तक जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको आपको आपने क्या बोला है, पोटेंशियल एनर्जी को अब तक आपने बोला है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यू से डिनोट करते हैं ना, हाफ kx², है ना। ये चीज़ बोली आपने कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ kx²। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी
कि किसी रेफरेंस पॉइंट के से आप पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करते हैं ना। जैसे आपका रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस है ना, तो रेफरेंस को मैंने क्या ले लिया, x इज इक्वल टू 0 ले लिया, तब मैंने ये पोटेंशियल एनर्जी मेजर की। अगर मैं रेफरेंस को x इज इक्वल टू 0 ना लेके x इज इक्वल टू x नोट ले लेता, अगर मैं रेफरेंस को मैं मान लेता हूँ x इज इक्वल टू x नोट ले लिया, अगर मैं रेफरेंस पॉइंट को x इज इक्वल टू x नोट ले लिया, अब यहाँ से मैंने इनिशियल पॉइंट पे, अब मैंने स्टडी किया यहाँ पे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकाला, तो इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सोचो। तो इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस यू नॉट। अब ये यू नोट क्या चीज़ है, ये यू नोट है इस पॉइंट की एनर्जी, इस, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट की है ना, और ये यू नोट क्या है, इस रेफरेंस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी। अगर इस रेफरेंस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तब तो हमारा हाफ के एक्स स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारा सेटिस्फाई कर रहा था। अदरवाइज़ अगर आपका इनिशियल पॉइंट आपको कुछ यू नोट दे भी रखा है, ठीक है, जैसे मान लो पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन नहीं है, तो वो चीज़ें गलत नहीं होगी, ठीक है, वो चीज़ गलत नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे कि अगर प्रॉब्लम में आपको, जैसे मान लो मैं एक छोटी सी चीज़ बना के दिखाता हूँ आपका, ठीक है। जैसे कि सिंपल से स्टार्ट करते हैं कि अगर मान लो आपका ग्राफ ऐसे है, ठीक है, ग्राफ आपको कुछ इस तरह से दे रखा है, ठीक है। तो अब देखते ही बता सकते हो कि जो ये वाला ग्राफ है ये तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, और जो मैंने रेड वाला ग्राफ बनाया था तो वो मेरा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ था। सच दैट कि जो मेरी टोटल एनर्जी है यहाँ पे, ये वाली टोटल एनर्जी ये क्या है, कांस्टेंट है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन के अंदर मान लो हमें कुछ ऐसे दे रखा है कि टोटल एनर्जी है हमारी क्वेश्चन के अंदर, मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी हमें क्वेश्चन में दे रखी है सिस्टम की 100 जूल है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी हमें इस ग्राफ के अंदर दे रखी है, ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इस ग्राफ में हमें दे रखी है, वो मान लो हमें दे रखी है, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी किसी एक पॉइंट पे, क्योंकि मैक्स तो 100 जूल ही होगी इसके हिसाब से, ठीक है, तो किसी एक पॉइंट पे मान लो 20 जूल दे रखी है, किसी एक पॉइंट पे 20 जूल है, तो उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी निकालो क्या होगा। तो सिंपल सा ही है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, तो वहाँ से आएगा 80 जूल, डायरेक्ट है यहाँ पे 80 जूल आ जाएगा, 100 माइनस 20, डायरेक्ट इस ग्राफ से देख के बता सकते हैं। अदरवाइज़ ग्राफ से भी देखना हो तो सिंपल सी, अगर मैं जूम व्यू देखूँ ग्राफ का, ठीक है, तो मान लो अगर मैं ग्राफ को जूम व्यू देखूँ तो यहाँ से अगर एनर्जी इक्वल टू 100 तो फिक्स रहेगा, काइनेटिक एनर्जी 20 है, तो मान लो काइनेटिक एनर्जी 20 कुछ इस पॉइंट पे है, ठीक है, या फिर मेरी इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 20 है, क्योंकि ये वाला पॉइंट है ना, एनर्जी भी 20 है इस वाले पॉइंट पे, मतलब मेरा कुछ ये वाला पॉइंट आएगा जब मेरा काइनेटिक एनर्जी 20 है, ठीक है, क्योंकि टोटल 100 है, तो ये बचा हुआ एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। मतलब मेरा जो वर्टिकल के अंदर मेरे को जो एक लाइन खींच दूँगा, ठीक है, तो जो जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से हम देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे कौन सी एनर्जी बचेगी। जैसे जिस ग्राफ के साथ वो इंटरसेक्ट किया, तो उस ग्राफ से नीचे वाली जो पॉइंट होगा, जैसे काइनेटिक एनर्जी के साथ इंटरसेक्ट किया, तो नीचे वाला पॉइंट एनर्जी हमें काइनेटिक एनर्जी का दिखा रहा है, और बच्चा ऊपर वाला जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी का है, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट बता दिए। अच्छा, जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था पोटेंशियल एनर्जी का कि इनिशियल मान लो रेफरेंस पॉइंट पे 0 नहीं है, तो उसका जैसे मैं ग्राफ बना दूँ एक, तो उससे आप बताओ कि अब सिस्टम में क्या होगा। जैसे कि आपके पास में कुछ इस तरह से है सिस्टम, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये आप देख रहे हो चीज़ कि ये इनिशियल इसने यू नोट से स्टार्ट किया है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है, ये यू नोट से स्टार्ट किया, ये पोटेंशियल एनर्जी है, रेड कलर में काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और इस यू नोट की वैल्यू आपको मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखी है 20 जूल, है ना, 20 जूल दे रखी है। तो और जो टोटल एनर्जी आपको पता ही है, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहनी चाहिए, ये वाली एनर्जी, है ना, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो इस तरह से मान लो यू नोट आपको 20 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, है ना, तो आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकालना पड़ जाए, तो कितना कितना आएगा,
काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितना आएगा आपका, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना आ सकता है आपका, वो चीज़ अगर आप देखो यहाँ पे तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस पोजीशन पे मैक्सिमम होगा, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगा। और मीन पोजीशन पे आपको देख रहे हो पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ आ गया, और हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हर जगह अप्लाई होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या बोलता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो 100 जूल फिक्स रहेगा जो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। लेकिन जो हमारा इनिशियल, क्योंकि मीन पोजीशन पे हमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, क्योंकि यूजुअली तो जीरो होता है मीन पोजीशन पे, लेकिन यहाँ पे दे रखा है हमें यू नॉट, और यू नॉट के लिए 20 दे रखी है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, मतलब काइनेटिक एनर्जी ये वाली कितनी आएगी हमारी इनिशियल में 80 जूल। आई बात समझ में, तो इसलिए 80 जूल आएगी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन कितनी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन कितनी आएगी, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाती है, तो बची सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, तो बची हुई एनर्जी कितनी है 100 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम पोजीशन कितनी आएगी 100 जूल, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं। हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कांस्टेंट करवाना है बस। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी आएगी हमारी 100 जूल आएगी, कहाँ पे, एट एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। और काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन कितनी होगी 80 जूल, ठीक है। क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए, और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ये मीन पे और ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो 80 जूल है, और मैक्सिमम एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल है। फ़र्क आ रहा है, सेम नहीं है, क्योंकि इनिशियल हमें कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस और बन सकते हैं जो नॉर्मली आपको एसएचएम के अंदर, जैसे एनर्जी के क्वेश्चंस पूछ लें, इक्वेशन से पूछ ले। जैसे प्रॉब्लम आपकी कुछ इस तरह से है कि आपको एक्स इक्वेशन आपको दे रखी है, ठीक है। जैसे कि आपको जो इक्वेशंस दे रखी है वो ये दे रखी है, x इज इक्वल टू 4 sin π/4t प्लस π/4, ये इक्वेशन दे रखी है आपको, और ये सेंटीमीटर में दे रखा है आपको, ठीक है, या मीटर में दे रखा, मान लो मीटर में दे रखा है। तो आपसे पूछे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि वो तो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालने को पूछता एट टाइम टी पे निकालो कितना टाइम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है। तो हमें पूछे कि हमें पूछे हैं कि टोटल एनर्जी निकालो, टोटल एनर्जी कितना होता है हमें पता है, हाफ एम या हाफ के ए स्क्वेयर या हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर, हाफ। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर मैं एम लिखना भूल गया। मास ऑफ जो पार्टिकल है आपका, मान लो 1 kg दे रखा है, 1 kg, मास 1 kg आ जाएगा। ओसिलेटर का मास 1 kg दे रखा है, ठीक है। ओसिलेटर मतलब जो भी सिस्टम है आपका, मतलब स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग का नेगलेक्ट होता है मास, ठीक है। तो ओनली जो ब्लॉक है उसका मास होता है 1 kg। इस तरह से सिंपल पेंडुलम में जो पेंडुलम की स्ट्रिंग होती है उसका मास नेगलेक्ट होता है, ठीक है। और जो बॉब होता है उसका मास 1 kg होता है। तो 1 आया इंटू, और ओमेगा कितना आएगा, ओमेगा देखो ओमेगा टी है, ओमेगा की वैल्यू π/4 इंटू स्क्वेयर है इसका, है ना, ए स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर की वैल्यू 4 स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हो कि 4 स्क्वेयर से तो ये नीचे वाला 4 स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, π²/2, और π²/2 कितना आएगा, नियरली 10/2 मतलब 5 जूल। इस तरह से निकाल सकते हो आप टोटल एनर्जी, है ना। एट टाइम t इज इक्वल टू, किसी पे टाइम पे भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले आपसे, कि मान ले इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे किसी टाइम t के ऊपर, मान लो, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जो टाइम पीरियड निकालो आप, मान लो इस क्वेश्चन का अगर टाइम पीरियड निकालना चाहो तो कितना आएगा इस क्वेश्चन के अंदर टाइम पीरियड, क्योंकि ओमेगा टी कितना है, ओमेगा कितना है आपका π/4, ओमेगा को 2π/t लिख सकते हो, तो ये 2 से कैंसिल होगा, तो टाइम पीरियड आपका कितना आया 8 सेकेंड, ठीक है। तो कैसे पूछ सकते, जैसे 4 सेकंड पे पूछ लिया, तो 4 सेकंड पे अपने को पता है कहाँ पे, हाफ पोजीशन पे आएगा ये, मतलब उसी मीन पोजीशन पे आ जाएगा। तो वहाँ से देख लो टोटल एनर्जी के बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट कंपैरिजन करके डायरेक्ट देख सकते हैं अपने। अदरवाइज जैसे आपको इंटरमीडिएट पोजीशन पूछ ले, आपको किसी इस एक्स के ऊपर क्या होगा, तो इंटरमीडिएट पोजीशन पूछ ले तो कैसे करोगे,
कि इंटरमीडिएट पोजीशन के ऊपर आपका टोटल एनर्जी निकालो, वो कैसे निकालोगे। तो इंटरमीडिएट पोजीशन पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो वो जो फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो काइनेटिक एनर्जी का, और हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आपका पोटेंशियल एनर्जी का। तो मतलब अगर आपको एक्स की पोजीशन अगर गिवन होगी, है ना, तो आप डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पुट कर दो, इक्वेशन आपको ए भी गिवन होगा, ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर आप ओमेगा यहाँ से निकाल सकते हो, तो वहाँ से डायरेक्ट भी आप एनर्जी निकाल सकते हो। तो वहाँ से काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। चेक भी कर सकते हो इन दोनों का सम ई के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरह से हम एनर्जी वाली प्रॉब्लम्स आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने फेजर और जो एनर्जी वाली प्रॉब्लम्स हैं तो वो कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरह से हमारा जो एसएचएम का बेसिक पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। जो हमें चीज़ें पढ़नी थी, एनर्जी या फेजर हमारा रिप्रेजेंटेशन को इजी कर देगा, हमारा ना विजुअलाइजेशन को। या हमने इक्वेशंस ऑफ जो पिछले लेक्चर में हमने इक्वेशंस देख ली थी, एक्सप्रेशन देख ली थी एक्सेलरेशंस और वेलोसिटी के, ठीक है। तो यही चीज़ें थी बेसिक्स में। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो अलग अलग सिस्टम्स, जैसे अगर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो स्प्रिंग मास सिस्टम है उसके अलग अलग रहते हैं, क्योंकि जैसे हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम भी रह सकता है हमारा, वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम भी रह सकता है, हो सकता है हमारे 2 स्प्रिंग लगे हों, एक मास सिस्टम हो, है ना। तो अलग अलग स्प्रिंग मास सिस्टम के कॉरस्पॉन्डिंग हम अलग अलग फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे, ओमेगा निकालेंगे, इनके कांस्टेंट अलग अलग ले लेंगे तो क्या क्या होगा। तो ये चीज़ें सब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, सिंपल हार्मोनिक मोशन के ही, ठीक है, जिसमें अलग अलग सिस्टम लेंगे। फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में यूट्यूब देखेंगे, ठीक है। यूट्यूब से जैसे हाइड्रोडायनेमिक्स के अंदर हमें किस तरह से एसएचएम आता है, तो इस तरह से जो आगे एप्लीकेशंस पार्ट ही देखेंगे। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन रहेगा हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम। फिर पेंडुलम भी देखेंगे, कंपाउंड पेंडुलम्स वगैरह भी, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशंस अगले लेक्चर में फिर देखेंगे।